चलिए सभी अब एक बार फिर से मन मस्तिष्क फ्रेश करके बैठ जाएं और अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न। और सामान्य विज्ञान और मैथ की जो ये सीरीज चल रही है, यदि हम माने 3 in 1 या 2 in 1 की जो ये सीरीज चल रही है, ये इससे जुड़ी हुई तीसरी वीडियो है। कहने का मतलब विज्ञान के भी लगभग आपके 3 टॉपिक समाप्त हुए हैं और मैथ के भी आपके 2 टॉपिक समाप्त हुए हैं। तो अब एक एक करके हम प्रश्नों को देखने वाले हैं साइंस के और मैथ के। तो अगले 10 से 12 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में साइंस एक अहम रोल निभाता है, मैथ एक अहम रोल निभाता है। तो दोनों हमें पता होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आप तक लाई जा रही है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न साइंस का क्या है, आइए देखते हैं। पहले साइंस के 5 प्रश्न देखेंगे। साइंस के 5 प्रश्न देखने के बाद फिर हम बात करेंगे मैथ के प्रश्नों की। बोला जा रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, आपको बताना है। बताएं, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, ये आपको बताना है। जवाब दीजिएगा। चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज या ई विकल्प? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? देखो यहां पे आपको बता दें तो इसका सही उत्तर इसका है वसा। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे यदि हम बात करें 1 ग्राम वसा की, ठीक है, तो 1 ग्राम वसा की जब हम बात करते हैं तो 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है ये मुक्त होती है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक सामान्य व्यक्ति जो होता है, एक जो वयस्क व्यक्ति होता है, वो प्रतिदिन की जो उसकी ऊर्जा जरूरत होती है उसका कितना प्रतिशत भाग वसा से प्राप्त करता है, तो आपको पता होना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति को आप कह सकते हो 20 से 30 अपनी ऊर्जा जरूरत का 20 से 30% जो भाग है वो वसा से प्राप्त होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 20 से 30% जो भाग है वो वसा से प्राप्त होता है, ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लेना है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से जब हम बात करते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया गया कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से 5.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने 3 फैक्ट यहाँ पे देखा। क्या क्या देखा? आपने देखा कि सबसे पहले कि इस प्रश्न के आधार पे देखा कि चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा वसा से मिलती है, और 1 ग्राम वसा के आप कह सकते हो 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम प्रोटीन के जो कुल ऊर्जा मिलती है वो 5.4 किलो कैलोरी। नोट कर लिया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया
कि एक वयस्क व्यक्ति के अपनी दिन भर की ऊर्जा जरूरतों का 20 से 30% जो भाग है वो वसा से प्राप्त होता है। यह भी फैक्ट है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अधिकांश जो प्राणी होते हैं, अधिकांश जो जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणियों की यहाँ पे बात हो रही है, तो उनका आप कह सकते हो जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग जो है वो प्रोटीन है। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। क्या है ये आपको बताना है, बताएं। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है यह आपको बताना है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज या इनमें से कोई नहीं। बताएं, जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलें, फैक्ट है, फास्ट बताएं, बताएं क्या बोला जा रहा है। एक अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का 80% भाग क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि 80% जो भाग है वो क्या है, वो 80% भाग कहीं ना कहीं प्रोटीन पदार्थ है, या पदार्थ जो है वो प्रोटीन है। तो ए विकल्प सही उत्तर है। यदि आपने पिछला ध्यान से सुना होता तो आप आसानी से जवाब दे लेते हैं। चलें, इसको बताएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या क्या है यहाँ पे है, मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। ये शायद हमने कल की कक्षा में इसकी डिस्कशन किया है, इस प्रश्न का रिपीट हो गया है, माफ करिएगा, कोई बात नहीं। इसको बताएं। स्टार्च है एक, स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या है बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। स्टार्च क्या है। एक मोनोसैक्राइड, एक डाइसैक्राइड, एक पॉलीसैक्राइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं स्टार्च है क्या। देखो, स्टार्च को बोलते हैं C6H10O5। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। स्टार्च को यदि हम रासायनिक के रूप में लिखें तो C6H10O5। और आपको बता दें कि स्टार्च की यदि हम बात करते हैं तो स्टार्च एक है पॉलीसैकेराइड। क्या है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अब यहाँ पे आपको यह भी याद रखने की जरूरत है कि पादपों के बीजों एवं फलियों में जो स्टार्च होता है वो एमाइलोज, एक शब्द आता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, एमाइलेज, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एमाइलेज या एमाइलेप्सिन, एमाइलेज या एमाइलेप्सिन के रूप में होता है। क्या मैंने अभी आपको बोला, हमने बोला कि पादपों के बीजों और फलियों में जो स्टार्च होता है वो एमाइलेज या एमाइलेप्सिन के रूप में होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा क्या है। कल हमने बात किया था इसके संदर्भ में, चलिए रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी परीक्षा में भी रिपीट हो जाए। चलिए बताएं, फास्ट जवाब दीजिए, सबका जवाब आना चाहिए क्योंकि कल इस प्रश्न के बारे में बहुत डिटेल से हमने बात की थी। चलें, देखो, सामान्य क्रियाशील महिला की बात होती है तो सामान्य क्रियाशील महिला को 45 से 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन कल मैंने यह भी बताया था कि यदि कोई महिला अपने बच्चों को दुग्धपान करा रही है तो उसके लिए 70 ग्राम प्रोटीन की मिनिमम आवश्यकता होती है एक दिन में। यह भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको बता दें कि प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक और विभिन्न प्रकार के इस तरह के तत्व इसमें विद्यमान होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने कल आपको बताया था अल्फा कैरोटीन, शायद आपको याद हो, अल्फा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन के बारे में कल मैंने आपको बताया था। यदि आपको याद हो तो आपको बता दें, अल्फा कैरोटीन जो है ये त्वचा में उपस्थित होता है, ठीक है, त्वचा में उपस्थित प्रोटीन होता है। अल्फा कैरोटीन त्वचा में उपस्थित प्रोटीन होता है।
अल्फा कैरोटीन त्वचा में उपस्थित प्रोटीन होता है, रट जाना है यहीं पर इसी कक्षा में, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम बताएं तो प्रोटीन जो है ऊतकों के निर्माण के लिए जरूरी होता है। प्रोटीन हमारी जो शरीर की वृद्धि होती है, रेगुलर वृद्धि के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैथ के प्रश्न आ गए। चलिए कुछ चीज़ें हम याद कर लेते हैं जो हमने कल देखा था, ठीक है। कल जो कुछ चीज़ें हमने अध्ययन किया था उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने कल दूध के बारे में कई सारे फैक्ट देखे थे, दूध के बारे में, मिल्क के बारे में कई सारे फैक्ट देखे थे। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। दूध के बारे में जो हमने फैक्ट देखा था उनमें सबसे पहले आप जानते हो कि हमने देखा था दूध का कलर सफ़ेद क्यों होता है। फिर हमने देखा कि गाय का जो दूध होता है उसका कलर हल्का पीला क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसको हमने कल देखा था। तो आपको बता दें कि जो सफ़ेद रंग होता है ये होता है कैसीन के कारण। किसके कारण? कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का जो कलर होता है ये सफ़ेद होता है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूध का कलर, विशेष रूप से गाय के दूध का कलर जो पीला होता है उसका क्या कारण है, तो आपको बता दें कि इसका कारण है कैरोटीन। क्या कारण है? कैरोटीन। तो इसको भी आपको याद रखना है, कैरोटीन, ठीक है। पीले का कारण है कैरोटीन, सफ़ेद का कारण है कैसीन। ये आपको पता होना चाहिए, कैसीन और कैरोटीन दोनों आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्यों दूध का पाचन होता है, दूध के जो प्रोटीन होते हैं उनका पाचन होता है, तो विशेष रूप से जब दूध के प्रोटीन के पाचन की बात आती है और वह भी वयस्कों में पाचन की बात आती है तो हमें पेप्सिन नामक एंजाइम याद रखना है। पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है ये विशेष रूप से वयस्कों में दुग्ध प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सामान्यतः दुग्ध प्रोटीन के पाचन के लिए रेनिन नामक एंजाइम जिम्मेदार होता है, रेनिन नामक एंजाइम जिम्मेदार होता है। लेकिन विशेष रूप से वयस्कों में यदि हम बात करें तो पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो दूध के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि दूध खराब भी होता है। क्यों खराब होता है? बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। मैंने कल आपको बताया था एक विशेष बैक्टीरिया जिसका नाम आपको याद होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस। कितने लोगों की याद है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस क्यों बताया था? लैक्टोबैसिलस इसलिए बताया था क्योंकि जो दूध हमारा खराब होता है विशेष रूप से, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही हमारा दूध खराब होता है। यह भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दूध में मिठास कैसे होती है, तो लैक्टोज के कारण मिठास होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लैक्टोज के कारण दूध में मिठास होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक प्रश्न अभी जब मैं आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा था तो मैंने एक प्रश्न देखा, किसी परीक्षा में पूछा गया था कि बासमती चावल के जो दाने होते हैं, बासमती चावल के जो दाने होते हैं पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो पता चला एमाइलोज के कारण। किसके कारण? एमाइलोज के कारण। तो याद रखना है, बासमती चावल के दाने पकाने के बाद जो लंबे हो जाते हैं वो एमाइलोज के कारण होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बासमती के अलावा भी बहुत सारे चावल आते हैं जिनमें दाने छोटे होते हैं, मध्यम प्रकार के जो दाने वाले चावल आते हैं, तो उनका क्या कारण है? तो आपको बता दें, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन के कारण ये होता है, इसकी अधिकता के कारण ये होता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने सारी चीज़ें देख ली। अब एक चीज़ और पूछा जाता है, डेली हम गेहूं भी यूज करते हैं, मतलब आटा यूज करते हैं, रोटियां खाते हैं हम और आप। तो आपने देखा होगा कि गेहूं जो है, गेहूं से जो आटा निकलता है, आटा को जब हम रोटी के लिए गूंथते हैं, रोटी के लिए जब तैयार करते हैं, तो उसका जो तैयार होता है रोटी के लिए, कभी कभी देखते हैं आटा तैयार नहीं होता, मतलब गूंथा अच्छे से नहीं जाता है, रोटी अच्छे से नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती है? इसका जो प्रमुख कारण है वो है ग्लूटीन, ठीक है। ग्लूटीन जो है ये आटे को रोटी बनने से रोकता है। आटे को रोटी के रूप में जब हम तैयार करते हैं तो उसको तैयार होने से जो रोकता है वो है ग्लूटीन, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई भैया सामान्य विज्ञान की बात। सामान्य विज्ञान के बाद आपका जो दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है मैथ। तो आज हम फिर से मैथ के 5 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये 5 प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे यदि आपने इनको ध्यान से लगाया।
प्रश्न संख्या जो 36 है इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ कमियां कहाँ पे हैं, तो उस कमी को आप करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। आज तो माइक ही डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब ये वाला, कल से ये चीज़ नहीं होगी, माफ़ी चाहता हूँ, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलें, शर्ट होता है तो उसमें लग जाता है, इसमें थोड़ी समस्या होती है। एक्चुअली शर्ट पहनता नहीं हूँ मैं, और यदि मैं देखूँ तो पिछले लगभग 5 साल हो गए मुझे, 5 साल, 2015 के बाद शर्ट पहनी ही नहीं। इसको बताएं 2 कारें, और आपको बता दें एक मेरे पे मैसेज आया था टेलीग्राम पे, आप में से नाम नहीं लूँगा मैं भैया का, एक भैया ने मैसेज किया था, अपना जो आप कह सकते हो दुखड़ा जो था वो सुनाया था, और उनका जो दुखड़ा था कहीं ना कहीं सोना और बाबू वाला दुखड़ा था। तो कल इनकी कहानी हम बताएंगे, हालांकि उनको मैंने जवाब दे दिया है, समझा दिया है कि भैया ऐसे ये चीज़ें करेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, इस तरीके से चलेंगे। तो कल इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज समय नहीं है। यहाँ पे जो त्रुटि है उसको मैं बता देता हूँ। ये प्रश्न है आपके सामने, सारा प्रश्न ठीक है, जहाँ पे त्रुटि है उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, उसको आप भी करेक्ट कर लीजिए, तो चीज़ें हमारी और आपकी दोनों की बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, मैं बता देता हूँ करेक्शन कहाँ पर करना है। यहाँ पे है, इसमें पूरा प्रश्न सही पूरा पढ़ना है, यहाँ तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक सही है। ठीक है, इसके बाद है कार X 10 बजे पूर्वाह्न रुककर 11 बजे दोबारा चलना शुरू करती है। यहाँ पे क्या है कि कार X 10 बजे रुककर 11 बजे पुनः प्रारंभ करती, मतलब दूसरी वाली जो कार है वो 10 बजे, X कार 10 बजे रुक जाती है, दोबारा 11 बजे शुरू करती है। यही आपको करेक्ट करना है। चलिए अब देख लेते हैं कि है क्या प्रश्न। यहाँ पे इस प्रश्न में यदि मैं बात करूँ, चलिए माइक हाथ में लेके ही बात हो जाएगी। यहाँ पे बोला गया कि 2 कारें X और Y क्रमशः 2 स्थानों A और B से 9 बजे पूर्वाह्न रवाना होती है। 9 बजे सुबह A और B से रवाना होती। 2 कारें हैं, सुबह A और B से रवाना होती। हमने मान लिया यहीं पे आपको समझाने के लिए, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक दूसरे की तरफ रवाना हो रही है या नहीं, अभी देख लेते हैं। A और B के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। ये जो दूरी है ये 700 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों कारों की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब A वाला जो है ये भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ रहा है, B वाला भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ रहा है, दोनों की चाल समान है। कार X 10 बजे रुक कर पुनः 11 बजे, यहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, कार X 10 बजे रुककर पुनः 11 बजे दोबारा चलना शुरू करती है, जबकि कार Y बिना रुके चलती रहती है। दोनों कारें एक दूसरे के सामने से कब गुजरेंगी? देखो, बोला जा रहा है कि 2 कारें हैं, दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, फिर बोला गया है कि उनमें से एक कार है जो लगातार चल रही है, कभी रुकी नहीं है। ठीक है, और एक दूसरी कार है जो 9 बजे तो दोनों चलना शुरू करती हैं, लेकिन 10 बजे वो रुक जाती है 1 घंटे चलने के बाद, और पुनः 1 घंटा आराम करने के बाद 11 बजे वो पुनः प्रारंभ करती है चलना। अब इसको जब हम हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी दे दिया 700 किलोमीटर, दोनों की चाल दे दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखें तो 11 बजे पूर्वाह्न, जब हम 11 बजे पहुँचते हैं, 11 बजे की जब हम बात करें तो 11 बजे दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 11 बजे का समय इसलिए हमने लिया है क्योंकि 11 बजे के बाद दोनों कारें जो पहले रुकी हुई थी वो भी चलना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो इसलिए हमने देखा कि 11 बजे तक दोनों के बीच दोनों द्वारा कितनी दूरी चली गई है। तो कहने का मतलब है 11 बजे तक दोनों के बीच की दूरी कितनी है? पहला 700 किलोमीटर कुल दूरी है। ठीक है, अब 700 में से घटा दोगे जो इन दोनों कारों ने चला है। जैसे कार A क्या है, 1 ही घंटे चलती है, 9 बजे से 10 बजे तक चलती है, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितने जाएगी? 60 किलोमीटर चल जाएगी। दूसरी कार Y है, ये क्योंकि 9 से 11 की बात करें 2 घंटा है, ये कार रुकती नहीं है, तो ये कितना चल जाएगी? अधिकतम 120 किलोमीटर चल जाएगी। अब यदि हम देखें तो 700 में से दोनों कारों ने मिलाकर 180 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। अब बचा कितना है? यदि हम बात करें तो बचा है 520 किलोमीटर। ठीक है, तो 520 आपको याद रखना है, 520 किलोमीटर ये आपको याद रखना है। 520 किलोमीटर की अब दूरी बची हुई है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि भैया कुल दूरी अब बची है 520 किलोमीटर।
कुल दूरी अब बची है 520 किलोमीटर और अब दोनों कारें चलना शुरू करती हैं, तो अब कितने समय में ये एक दूसरे के समीप आ जाएंगी, मतलब ये जो 520 किलोमीटर की दूरी है ये कितने समय में शून्य हो जाएगी। तो इसके लिए यदि हम मानते हैं तो हमने मान लिया कि माना इस 520 किलोमीटर में जो कार ए है वो चलती है x किलोमीटर और जो दूसरी कार है वो मान लीजिए चलती है 520 माइनस x किलोमीटर। एक कार मान लिया हमने कि x किलोमीटर चलती है और दूसरी हमने मान लिया 520 माइनस x किलोमीटर चलती है। ठीक है, कार y द्वारा y किलोमीटर की दूरी तय की गई। अब समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो पहले के लिए यदि हम देखेंगे तो पहले के लिए आ गया x बटे 60। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूसरे के लिए क्या आ गया? समय बराबर दूरी बटा चाल कितनी है? 520 माइनस x बटे 60। क्योंकि ये बराबर है, बराबर इसलिए हमने इसको दिखाया क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये दूरी है, कहीं ना कहीं ये जो दूरी है 520 है, लेकिन दोनों की चाल समान है, तो कम से कम ये तो हमें पता है कि दोनों उतनी ही दूरी चलेंगी। अब इसमें से यदि हम देखें तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 260। x की वैल्यू आप हल करोगे आ जाएगी 260। अब ये जो 260 है ये क्या आया? 260 आया कि जो कार A है वो 260 किलोमीटर चलती है और कार B जो है वो भी 260 किलोमीटर चलती है। अब इसमें यदि हम देखें कि समय कितना लगा, 260 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा, तो 260 किलोमीटर चलने में यदि हम समय निकालें, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 260 बटा 60, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आ गया 13 बटा 3। 13 बटा 3 का मतलब हो गया 3 चौके 12, 1 13, मतलब 4 सही 1 बटा 3, मतलब 4 घंटा 20 मिनट। अब अगर 4 घंटा 20 मिनट ये आ गया तो आपको जोड़ लेना है। 4 घंटा 20 मिनट कब से जोड़ना है? सुबह से जोड़ना है 9 बजे से। तो 9 बजे अगर ये चलना शुरू की थी 9 बजे और इसमें 4 घंटा 20 मिनट जोड़ना है, तो 9 में 4 घंटा जोड़ दो, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से आप जोड़ोगे तो आपका 11 प्लस 4 कितना बच जाएगा? 11 और 4 3 बजकर 20 मिनट। ठीक है, 11 बजे से हमने देखा था, 11 बजे तक हमने देख ही लिया था, तो 11 बजे के बाद जो इनके द्वारा समय लिया गया है वो लिया गया है 13 बटे 3 घंटा। तो 11 में आप 13 बटा 3 जोड़ दो तो ये आपका जुड़कर आ जाएगा, आप कह सकते हो 11 और 4 3 बजकर 20 मिनट, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ना समझ में आया है फिर से एक बार समझा देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दो कारें हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। दो कारें हैं जो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये प्रश्न कह रहा है। और प्रश्न में ये बोला गया है कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो है कुल 700 किलोमीटर। दोनों की चाल भी समान है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक औसत चाल से ये चलती हैं। ठीक है, एवरेज चाल इनकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। यदि एवरेज चाल नहीं दी होती तो हमें जो हमने यक्स माना था बाद में वो हमें नहीं करना पड़ता। अब इसमें बोला गया है कि पहली दोनों कारें 9 बजे शुरू कर देती हैं चलना, जिनमें से एक कार 1 घंटा चलने के बाद रुक जाती है, 10 बजे के बाद रुक जाती है और फिर 11 बजे के बाद चलना शुरू करती है। एक दूसरी कार है जो लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा कि जहां से दोनों कार लगातार चलती हों बिना ब्रेक के, तो हमने देखा कि 11 बजे के बाद दोनों कारें बिना ब्रेक के चलती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 11 बजे के पहले जो दूरी चली हैं, यदि कुल दूरी में से उसको हम घटा लेते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कितनी दूरी है जो 11 बजे के बाद उनको कवर करनी है। तो इसीलिए एवरेज चाल दे रखा है 60, तो हमने देख लिया कि पहला कितना चलेगा 1 घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरा रुका ही नहीं है तो 2 घंटे उसको हो गए 11 बजे तक, 9 से 11 2 घंटे, तो 2 घंटे में वो कितना चलेगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय 120 किलोमीटर, दोनों को जोड़ने पे आ गया 180 किलोमीटर। कुल दूरी थी 700 किलोमीटर, 700 में से 180 तय हो चुकी है, बची है 520। अब ये जो 520 किलोमीटर की दूरी है यही बोला जा रहा है कि कितने समय में समाप्त होगी, कितने समय में आप कवर कर पाओगे 520, क्योंकि 11 बजे तक तो आपने 180 कर लिया है। ठीक है, अब बची है 520, इसको कब कर पाओगे? तो जब इसमें हमने देखा कि कुल दूरी अब बची है 520,
चाल भी दिया है, तो हमने मान लिया कि माना कार ए जो है वो x किलोमीटर चलती है। दोनों एक दूसरे के पास आने में मान लीजिए एक कार x किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरी कितना तय करेगी, 520 माइनस x किलोमीटर। तो यहाँ से हमें दोनों की दूरी निकल गई। चाल हमें पता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, वो हमने कर लिया, दोनों को इक्वल कर दिया, x की जो वैल्यू आई वो निकाल लिया, फिर इसके बाद समय में ले जाके रख दिया, आपका उत्तर आ गया। जिनको ना समझ में आया हो, 2 बार इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, उसके बाद हल करना है, निश्चित रूप से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, यहां पे बोला जा रहा है ए तथा बी एक 400 मीटर गुणे 300 मीटर आयताकार मैदान के चारों ओर 7 बजे पूर्वाह्न एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। ए तथा बी की चाल क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ये दोनों 12:30 बजे अपराह्न तक चलते हैं, तब कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे। बोला जा रहा है कि दो लोग हैं एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट से एक ही दिशा। मान लीजिए ये आयताकार मैदान है। अब 2 लोग हैं, दोनों लोग एक ही दिशा में एक ही तरफ चल रहे हैं। एक की चाल 3 है, एक की चाल 2.5 है, मतलब एक की चाल ज़्यादा है, एक की चाल कम है। निश्चित रूप से एक पीछे ही रहेगा। और ये बोला जा रहा है कि 7 बजे से लेकर 12:30 तक ये लगातार चलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया 7 बजे से लेकर 12:30 तक कितनी दूरी दोनों चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुल समय इसमें कितना लगा, कुल समय कितना लग रहा है, कुल कितने समय तक ये चल रहे हैं। तो कुल जो समय इनके लिए लग रहा है ये आपको बता दें कि सबसे पहले तो 12:30 12:30 में से आप 7 घटा दो, तो यहाँ से कितना आ गया, 12:30 से आप 7 घटा दोगे तो यहाँ पे आपका आ गया 6.5 घंटे। मतलब आप कह सकते हो 6.5 घंटे जो है लगातार 7 बजे से लेकर 12:30 तक देखोगे आप, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, मतलब 6.5 घंटे हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 6.5 घंटे दोनों चलते हैं। तो सबसे पहले जब हमें समय निकल गया 6.5 घंटे, तो हम देखेंगे ए द्वारा 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय की गई। तो ए की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 6.5, 6.5 का मतलब हो गया 6 दूनी 12, 1 13, 13/2, तो यहाँ से आ गया 39/2, 39/2 किलोमीटर। इसी तरह बी का यदि हम देखेंगे तो b बराबर आ गया है 2.5 इसकी चाल है, समय इसके लिए भी यही 13/2 है। तो ये कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा, ये हल करने पे 2.5 को यदि हम लिख दें 5/2 गुणे 13/2, तो ये आ गया 13×5 65, 65/4। इनको हल कर लेंगे हम, 39/2 को यदि हम हल करते हैं तो आ जाएगा 19.5 किलोमीटर। ये आ गया 19.5 किलोमीटर। इसको यदि हम 4 से काटते हैं तो 4 1 के 4 और 4 6 को 24, 16.25 किलोमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें पता चल गया ए चलता है 6.5 घंटे में 19 किलोमीटर और बी चलता है लगभग 16 किलोमीटर। ठीक है, अब इन दोनों की दूरी पता चल गई कि कितना इन दोनों ने तय किया, 6.5 घंटे में कितना इन्होंने तय किया। अब हमें क्योंकि आयताकार मैदान का चक्कर लगा रहे हैं और एक की चाल ज़्यादा है एक की कम है, तो हमें पता होना चाहिए कि आयताकार जो मैदान है इसका परिमाप कितना होगा, क्योंकि जब परिमाप निकालेंगे तभी इसके राउंड का कितना एरिया है पता चल पाएगा। तो जब इसका हम परिमाप निकालते हैं तो आपको पता होगा कि इसका परिमाप कैसे निकाला जाएगा। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 400 धन 300। ठीक है, तो ये आ गया 4 3 7 दूना 1400, 1400 आ गया। और इसमें आपको बता दें कि भागे 1000 कर दोगे क्योंकि सारी चीज़ें किलोमीटर में है, तो ये कहीं ना कहीं आ गया 1.4। ठीक है, 1.4 किलोमीटर इसका जो परिमाप है वो है 1.4 किलोमीटर। अब हम यदि इनमें अंतर निकालते हैं, दोनों की दूरी में, तो 19.5 में से यदि हम 16.25 घटाएंगे तो लगभग आपका आ रहा है 3.25। कितना आ रहा है, 3.25 ये अंतर आ रहा है। और मैदान का परिमाप कितना है, 1.4। अब यदि आप देखोगे, क्योंकि पूरे मैदान का परिमाप है 1.4, दोनों में अंतर कितना आ रहा है,
3.25, मतलब जो बी वाला है, जो दूसरा जिसकी चाल ज़्यादा थी, वो पहले वाले से 3.25 किलोमीटर ज़्यादा चला है। ठीक है, अब अगर वो 3.25 किलोमीटर ज़्यादा चला है, ध्यान दीजिएगा, अब यही समझने की बात है, यदि वो 3.25 किलोमीटर ज़्यादा चला है और इसका परिमाप है 1.4, मतलब इसके कितने चक्कर अधिक लगाए हैं उसने लगाए हैं 14 दूनी 28, 14 तियां 42 तो होगा नहीं, मतलब 2 चक्कर से कुछ ज़्यादा। अब अगर 2 चक्कर से कुछ ज़्यादा लगाया है तो इसका मतलब है दूसरे को कितनी बार पार किया होगा? 2 बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प आपका सही उत्तर। जिनको ना समझ में आया वो बार बार कह रहा हूँ, फिर से पूछिएगा, फिर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बार जितनी जानकारी मैंने बताई उसको समझिएगा और प्रश्न को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, तभी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, ये जरूर याद रखना है। इसको बताएं, एक गाड़ी अपनी दूरी का पहला 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। पूरी दूरी में गाड़ी की औसत चाल क्या है? भैया औसत चाल पूछा जा रहा है और इसमें यदि हम देखें तो बहुत ही आसान, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम कुल दूरी जो है वो है यक्स, मान लिया कुल दूरी जो है यक्स, क्योंकि 3 बार 1/1/3 तय की गई है अलग अलग चाल से। ठीक है, और औसत चाल बराबर क्या होती है? औसत चाल बराबर आपने सुना होगा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे कुल लगा समय। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। अब तय की गई जो कुल दूरी है उसमें यदि हम देखेंगे तो 3 खंड हैं, पहला 1/3 अलग स्पीड से, दूसरा 1/3, तीसरा 1/3। तो हमें जब हम तय की गई कुल दूरी निकालेंगे तो तय की गई कुल दूरी ऐसे निकलेगा, जैसे पहले भाग के लिए यदि हम देखें 1/3 के लिए, पहले हमने मान लिया कुल दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, तो पहले 1/3 भाग के लिए यहाँ पे हम निकालेंगे कुल तय की गई कुल दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है, आप सब जानते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे औसत चाल है, तय की गई कुल दूरी बटे तय किया गया कुल समय, ये आपका फार्मूला होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समय बराबर दूरी बटे चाल से एक समय हम निकालेंगे। ठीक है, और जब समय निकालेंगे तो पहले 1/3 के लिए यदि हम देखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी है x बटे 3, क्योंकि 1/3 दूरी है, चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो गया। दूसरे के लिए निकालेंगे तो वहाँ भी 1/3 ही है, तो यहाँ भी x हो गया, x बटे कितना हो गया 1/3 ही है 3 गुणे 20 हो गया, क्योंकि चाल अलग है। तो अलग अलग जब हम समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल से करके तीनों खंड के लिए अलग अलग समय कुल निकालेंगे, तो इससे हमारा कुल समय निकल जाएगा। और जब हमें कुल समय पता चल जाता है तो कुल समय हमें पता चल गया, तो हमें पता चल गया कि औसत चाल के अंतर्गत जो ये समय लग रहा है इसके बारे में हमें जानकारी हो गई है। अब तय की गई कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी अभी हमने माना x किलोमीटर, तो x किलोमीटर पता चल गया हमें कुल दूरी है। समय हमने निकाल दिया इस तरीके से तीनों खंड को अलग अलग जोड़ के, तो यहाँ से भी पता चल गया, यहाँ भी x दिया हुआ है। तो अभी जब आप हल करोगे तो x से x कट जाएगा, जो आएगा वही आपका दूरी होगा, जो आएगा वही आपकी औसत चाल होगी। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ। इसमें बोला गया है, सबसे पहले इसमें बोला गया है कोई एक दूरी है। ठीक है, कोई एक दूरी है और उसको 3 भाग में तय किया जा रहा है, मतलब 1/3 भाग की चाल अलग है, दूसरे तिहाई की अलग है, तीसरे तिहाई की अलग है। अच्छी बात है। अब इसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि यदि पूरी दूरी के लिए गाड़ी की औसत गति क्या है। ठीक है, और हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ गाड़ी की चाल दे दिया है, तीनों में अलग अलग, बाकी कुछ नहीं दिया है। औसत गति या औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तय की गई कुल दूरी बटा समय। ठीक है, मतलब दूरी भी हमें चाहिए और समय भी हमें चाहिए। तो हमने मान लिया कुल दूरी जो है वो है x किलोमीटर, तो कुल दूरी तो हमें पता चल गया, औसत चाल में जो तय की गई कुल दूरी है तो हमें पता चल गया कि x किलोमीटर है। अब बात है समय की, कुल समय कितना लगा। तो समय कैसे निकालेंगे? 3 खंड हैं, तीनों का अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। पहले खंड के लिए, पहले 1/3 के लिए यदि समय निकालेंगे, दूरी बटा चाल 1/3 है, मतलब डिस्टेंस x/3 है
और चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। इसी तरह से दूसरे तिहाई के लिए दूरी क्या है x/3, चाल वहाँ पे अलग है 20 है। इसी तरह तीसरे तिहाई के लिए x/3, चाल कितना है 60। तो तीनों का जो समय आया उसको हम जोड़ लेंगे और लाके यहीं पर रख देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है फिर से बताइएगा, फिर से बताऊंगा, लेकिन एक बार पहले होमवर्क करके आइएगा। इसको बताएं, अमित एक बिंदु ए से पैदल चलकर अन्य बिंदु बी तक जाता है तथा बी से ए अपनी कार में वापस आता है और इसमें उसे 6 घंटे 45 मिनट का कुल समय लगता है। यदि वह दोनों ओर कार से जाता है तो 2 घंटे का कम समय लगता है। उसे दोनों ओर पैदल आने जाने में कितना समय लगेगा। देखो, लग तो रहा होगा बहुत टफ प्रश्न है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन भैया यदि आप ध्यान दोगे तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने यहाँ पे मान लिया कि माना पैदल चलने में, पैदल जाने में लगा समय, माना पैदल जाने में लगा समय है x और गाड़ी से जाने में, कार से या गाड़ी से जाने में लगा समय है y। ठीक है, ये हमने तय कर लिया। अब पहले प्रश्न को यदि हम ध्यान से पहले कथन को देखते हैं तो बोला जा रहा है कि A से एक बार पैदल जाता है, A से B तक एक बार पैदल जाता है, वापस गाड़ी में आता है। तो पैदल जाने में लगा समय है x, गाड़ी से वापस आने में लगा है y। तो यहाँ पे x प्लस y, क्योंकि x क्या है पैदल जाने में लगा समय, y क्या है गाड़ी से वापस आने में लगा समय। तो कुल समय कितना लगा था इसका 6 घंटे 45 मिनट। और 6 घंटे 45 मिनट को यदि हम कन्वर्ट कर देंगे तो इसको आप लिख सकते हो 6 घंटे प्लस 45/60, क्योंकि 45 मिनट को भी घंटे में बदल देंगे। तो यहाँ से आ गया 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 6 चौक 24 और 3 27/4। तो x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 27/4। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरी तरफ अब कह रहा है कि यदि वह दोनों ओर कार से जाता है तो कार से जाने में कितना समय लगता है y, एक तरफ से दूसरी तरफ से कितना लगेगा y, बराबर कितना समय इसको लगा 2 घंटे कम समय लगता है। मतलब पहले जहां 6 घंटे 45 मिनट लगते थे, अब यहीं 4 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं। तो 4 धन 45/60। ठीक है, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60। यहाँ से आपका आ गया 16 3 19/4। ठीक, तो यहाँ पे 2y बराबर आपका आ गया 19/4। तो y बराबर कितना आ गया 19/8। ठीक है, अब यही जो मान है y का 19/8 लाकर इसमें रख दो तो x बराबर क्या आ जाएगा 27/4 माइनस 19/8। इसमें यदि आप देखोगे तो x बराबर कितना आ गया 54 माइनस 19/8। 54 माइनस 19/8। अब 54 में से 19 घटा दोगे तो जो आ जाएगा यहाँ पे वो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 35/8। ठीक है, 35/8। अब ये 35/8 क्या है, 35/8 है पैदल लगने में समय, और दूसरा क्या है गाड़ी से जाने में समय कितना है 19/8। अब क्या बोला जा रहा है, उसे दोनों ओर पैदल जाने में कितना समय लगेगा। भैया एक तरफ पैदल जाने में लगता है 35/8, तो दोनों तरफ से पैदल जाने में कितना समय लगेगा, इसी का 2 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 35/4। यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हल कर सकते हो, कुछ भी इसमें समझने की जानने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आसानी से हल हो सकता है, सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है। इस तरह का कोई भी प्रश्न है सीधा आप मान लीजिए एक समीकरण बनेगा, मान लीजिए पैदल जाने में लगा समय y और गाड़ी से जाने में लगा समय x। तो इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हो। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, निश्चित तौर पे जवाब मिलेगा। इसको बताएं, आर्यन 40 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ता है। 5 मिनट के अंतराल के बाद राहुल 50 मीटर प्रति मिनट की चाल से आर्यन के पीछे दौड़ता है। राहुल का कुत्ता भी 60 मीटर प्रति मिनट की चाल से राहुल के साथ दौड़ना शुरू करता है। यह कुत्ता आर्यन तक पहुंचकर फिर राहुल के पास आता है और जब तक आर्यन राहुल को पकड़ नहीं लेता। कहने का मतलब है यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ अंतर है।
ठीक है। और एक कोई कुत्ता है जो दोनों के बीच में दौड़ लगा रहा है, मतलब एक दोनों के पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं और उस कुत्ते का काम है केवल उन दोनों के बीच तक दौड़ लगा रहा है, और तब तक लगाएगा जब तक वो दोनों पास, मतलब पीछे वाला, उसका पीछा करने वाला उसके पास नहीं आ जाता। ठीक है, कहने का मतलब है इस तरह का एक प्रश्न आपने पहले देखा है, फिर से बता देता हूँ, समझा देता हूँ। हो सकता है यदि आप ध्यान से पहले सबने लगाया हो तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है? आर्यन 40 मीटर प्रति मिनट की दर से दौड़ता है 5 मिनट के अंतराल के बाद। तो आर्यन 5 मिनट में कितना दौड़ लेगा? 1 मिनट में 40 मीटर, तो 5 मिनट में 200 मीटर। ठीक है, इसी तरह से बी पे कौन सा है? राहुल। राहुल की यदि हम बात करें तो आपको पता है ये 50 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसके पीछे दौड़ रहा है। अब क्योंकि गैप 5 मिनट बाद दौड़ना शुरू किया तो इन दोनों के बीच गैप कितना है? 200 मीटर का गैप है, और यही गैप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कुत्ता इनके बीच दौड़ता रहेगा। कहने का मतलब है कि अब आपको तय करना है कि इस 200 मीटर के गैप को तय करने में राहुल द्वारा कितना समय लगेगा जो 50 मीटर प्रति मिनट की दर से दौड़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो सापेक्ष चाल यहाँ पे कितनी आ जाएगी? पहले की 50 है, दूसरे की 40, तो सापेक्ष चाल यहाँ पे आ गई 10। अब सापेक्ष चाल है 10 मीटर प्रति मिनट। 10 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से 200 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, 200 बटा 10 बराबर 20 मिनट। मतलब 20 मिनट का समय लगेगा जब दोनों बच्चे एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जो कुत्ता है वो 20 मिनट तक अनवरत दौड़ता रहेगा, और कुत्ता जो दौड़ रहा है 1 मिनट में दौड़ रहा है 60 मीटर, तो भैया 20 मिनट में कितना दौड़ेगा? 20 से गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहां से आ गया 1200 मीटर, सॉरी 1200 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। नहीं समझ में आया है फिर से बोलिएगा, फिर से बताने के लिए तैयार बैठा हूं। चल आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चला और वापस मूल स्थान पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से आया। उसकी संपूर्ण यात्रा की जो है किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल क्या है? संपूर्ण यात्रा की उसकी औसत चाल पूछी जा रही है। पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि क्या कुछ इसमें समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो बताएं, ध्यान से पहले समझना है। देखो, औसत चाल पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक सवाल बताया था जिसमें 11 बजे 12 बजे वाली बातें थी। पहला प्रश्न, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे लगा कुल समय। ठीक है, हमने सबसे पहले इस तरह का कोई भी प्रश्न है, क्योंकि दूरी दी नहीं हुई है तो हमने मान लिया x किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है, तो कुल दूरी कितना है? क्योंकि x जाता है x आता है तो 2x हो गया, कुल दूरी हो गया 2x। अब कुल समय, पहला कितना समय लगता है? समय बराबर दूरी बटा चाल, मतलब x बटे कितना है? 40 जाने में। दूसरा समय बराबर दूरी बटा चाल, समय वही है, चाल कितनी है? 50। अब इसको हल कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सब बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। निश्चित रूप से परिणाम भी आपको बेहतर इससे मिलेगा। चलें, अब ये प्रश्न जो है ये आप हल करके लेके आओगे। क्या बोला जा रहा है? दिल्ली से अमृतसर के लिए 2 गाड़ियां एक ही दिन में 10 बजे और 11 बजे क्रमशः 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर की घंटा के चाल से चलती हैं। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों गाड़ियां मिलेंगी? देखो, बोला जा रहा है कि दो गाड़ियां हैं एक ही दिन में 10 बजे और 11, मतलब 1 घंटे के अंतराल पे चलती हैं। तो भैया 1 घंटा का जो अंतराल है, यदि हम उसकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में पहला कितना चलेगा, क्योंकि दिल्ली से अमृतसर के लिए 2 गाड़ियां एक ही दिन में 10 किलोमीटर 10 बजे और 11 बजे 60 और 75 की गति से चलती हैं। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो पहला चल रहा है 60, 1 घंटे में कितना चलेगा? 60 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, 60 किलोमीटर चलेगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा है 75 किलोमीटर की दर से अब इसके पीछे लगा है, तो दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों गाड़ियां मिलेंगी?
अब यहाँ पे क्योंकि एक ही दिशा में है तो सापेक्ष चाल घट के आ जाएगी 15 आ जाएगी, सापेक्ष चाल 15 आ जाएगी। अब 15 किलोमीटर की दर से ये 60 कवर करने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 15 चौके 60। अब 4 घंटे में कितनी दूरी तय होती है ये आपको बताना है। ठीक है, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों गाड़ियां मिलेंगी, तो आप देख लीजिएगा, इनका औसत चाल निकाल लीजिएगा और समय आपका निकल के आ ही गया तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों को आप लगाया करें। बाकी कहीं भी कोई समस्या है तो उसके लिए आप बता सकते हैं। निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर प्रयास करने को हमेशा तत्पर हैं, हमेशा तैयार बैठें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कहीं भी कोई डाउट है, कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया मैथ का, कमेंट बॉक्स में बताइए, कल फिर से उसकी चर्चा हो जाएगी। लेकिन आप लोग करते ही नहीं हैं। निवेदन एक और है कि यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।